Assalamu alaikum students. Hopefully you all are doing great. Today we are going to learn about the plant nomenclature. Nomenclature is basically assigning the scientific name to different species of the plants. There are the some rules. उनको डिटेल में स्टडी करते हैं आज. डाइजेस्ट ऑफ रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर. इन रूल्स को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं. द फर्स्ट वन इज बोटेनिकल नोमेनक्लेचर इज इंडिपेंडेंट. बोटेनिकल नोमेनक्लेचर किसी भी दूसरे नोमेनक्लेचर के साथ लिंक्ड नहीं है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है. देख लेते हैं किस तरह से. बोटेनिकल नोमेनक्लेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ zoological nomenclature, but the name of plant must not be rejected merely because it is identical with the name of an animal. इस बात से क्या मतलब है कि बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के अंदर अगर हम लोग किसी भी स्पीशी को, प्लांट स्पीशी को कोई नाम असाइन करते हैं तो वो सिर्फ इस बुनियाद पे रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, महज इसलिए रिजेक्ट नहीं किया जा सकता कि सेम ऐसा ही नाम ज़ूलॉजी के अंदर किसी स्पीशी को असाइन किया जा चुका है, ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर से लिंक्ड नहीं है. अगर उन दोनों के अंदर सेम नेम आ भी जाता है, फॉर एग्जांपल प्लांट स्पीशी का भी वही नेम है और किसी एनिमल स्पीशी का भी वही नेम है, तो इस बुनियाद के अंदर हम बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, बल्कि वो नाम एज इट इज़ रहेगा, उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा. फॉर एग्जांपल सेक्रोपिया देख लेते हैं. सेक्रोपिया हमारे पास एक कह सकते हैं कि बोटेनिकल स्पीशी है जिसको ये नाम असाइन किया गया है, और साथ ही साथ एक ज़ूलॉजिकल स्पीशी भी है जिसको ये नाम असाइन किया गया है. सेक्रोपिया रेफर्स टू अ मॉथ and to a large genus of tropical trees in the family Morsiae. सेक्रोपिया एक मॉथ स्पीशीज को रेफर करता है. इंसेक्ट की एक स्पीशीज है, बटरफ्लाई से मिलते जुलते होते हैं, और बटरफ्लाइज भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं इन मॉथ्स के अंदर. उनको जो साइंटिफिकली जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के लिहाज से नाम असाइन किया गया है वो भी सेक्रोपिया है. जबकि बॉटनी के अंदर देखा जाए अगर, तो मॉर्सी ट्रॉपिकल ट्रीज जो हैं उनको भी नाम सेम असाइन किया गया है, दैट इज सेक्रोपिया. तो दोनों का एज इट इज़ रहेगा. इसके अंदर ये नहीं है कि हम लोग जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के अंदर उसकी मौजूदगी की वजह से बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के अंदर कोई चेंजेस करेंगे, वो एज इट इज़ रहेगा. नंबर 2 पे है हमारे पास नेम्स ऑफ टेक्सोनोमिक ग्रुप्स. टेक्सोनोमिक ग्रुप्स हमें पता है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम है बायोलॉजी के अंदर जिसको फॉलो किया जाता है, जिसके अंदर स्पीशीज़ है, हमारे पास फैमिली है, ऑर्डर है, जीनस है, फिर अल्टीमेटली फाइलम तक आती है इसकी डिवीजन. तो इसको देख लेते हैं कि जब किसी स्पीशी को नाम असाइन किया जाता है टेक्सोनोमिक ग्रुप्स के अंदर, तो वो किस तरह से असाइन किया जाता है. The application of names of taxonomic group is determined by means of nomenclature types, the specimen associated with each species name. For example, एक स्पीशी है, उसको एक नाम असाइन किया गया, उसके लिए एक ख़ास स्पेसिमन को उससे एसोसिएट कर दिया गया, एक ख़ास स्पेसिमन को उससे लिंक कर दिया गया. स्पेसिमन से मुराद यहाँ पे कोई भी नमूना आप कह सकते हैं कि नमूने के तौर के ऊपर हम लोगों ने एक ऑर्गेनिज्म को लिंक कर दिया पूरी की पूरी स्पीशीज़ के साथ. फॉर एग्जांपल पीछे हम लोगों ने मॉथ की बात की थी कि सेक्रोपिया जो है वो मॉथ को रिप्रेजेंट करता है, इंसेक्ट्स की एक स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है. अब हमारे पास मॉथ जो है वो सिंगल टाइप का नहीं है, मॉथ हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं. सेक्रोपिया मॉथ के अंदर हमारे पास सिल्क मॉथ भी आ जाता है, रॉबिन मॉथ भी आ जाता है. ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन ये सारे के सारे एक ही स्पीशीज़ के अंदर आते हैं. सो हम उनके लिए एक ख़ास स्पेसिमन रख लेंगे, एक ख़ास नमूने के तौर के ऊपर नाम रख लेंगे उनका. फॉर एग्जांपल हमने उनको शो कर दिया मॉथ के साथ. अब उसके अंदर इससे रिलेटेड एक ख़ास फीचर से रिलेटेड, जिस फीचर की बुनियाद के ऊपर उनको नाम मॉथ का दिया गया है, वो फीचर अगर बाकी के सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर है तो हम उन सारों को एक स्पीशीज़ के अंदर रखेंगे और उनका नाम जो है वो एक ख़ास स्पेसिमन के साथ लिंक कर दिया जाएगा. फिर वो एक ख़ास स्पेसिमन जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो जितने भी उस स्पीशी के अंदर इंक्लूडेड हैं उन सबको रिप्रेजेंट करेगा. नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्टिव वैलिड पब्लिकेशन ऑफ नेम्स. इफेक्टिव पब्लिकेशन क्या है? इफेक्टिव पब्लिकेशन, द नेम मस्ट बी पब्लिश्ड इन अ बुक और periodical which is distributed to botanical centers throughout the world in indelible form. इससे क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल एक स्पीशी है, उसको सारे के सारे रूल्स, रेगुलेशंस, रिकमेंडेशंस फॉलो करते हुए एक साइंटिफिक नेम असाइन किया गया है. अब वो नाम जो लीगल है, जो बिल्कुल वैलिडली पब्लिश्ड हो सकता है, उस नाम को पूरी दुनिया के अंदर फैलाना ज़रूरी है. उसकी एक कॉपी किसी भी बुक के अंदर या किसी भी पीरियडिकल की शक्ल के अंदर दुनिया के अंदर जितने भी बोटेनिकल सेंटर्स हैं वहाँ पे पहुँचाना ज़रूरी है. इस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए कि वो इनडिलायबल फॉर्म के अंदर हो. इनडिलायबल फॉर्म के से क्या मुराद है कि वो किसी भी तरह से मिट ना सके.
फॉर एग्जांपल अगर किसी एक बोटेनिकल सेंटर के अंदर कोई एक्सीडेंट हो भी जाता है या किसी भी तरह से वो नाम वहाँ से खो जाता है, तो दूसरे सेंटर्स इस चीज़ को मेक श्योर करें कि उसका वही वाला नाम एग्जिस्ट करता है, उसकी बेसिकली एग्जिस्टेंस ज़रूरी है। और वो किस तरह से होगी, इफेक्टिव पब्लिकेशन की वजह से ही होगी। A valid published name of a taxon is accompanied by the description and a reference to a previously validly published description। इससे क्या मुराद है कि वैलिडली पब्लिश्ड नेम वही होगा जो किसी भी टैक्सॉन को या स्पीशी को असाइन किया जाएगा जो कि पहले से दी गई डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होगा। पहले से दी गई डिस्क्रिप्शन कौन सी थी हमारे पास, वही वाले रूल्स, वही वाला सेट ऑफ रूल्स जिसको हमने पेरिस कोड का नाम दिया था, उसके अकॉर्डिंग ही सारे के सारे उसको फॉलो किया जाना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग ही नाम को असाइन किया जाना चाहिए। द डिस्क्रिप्शन शुड इंक्लूड द पॉइंट्स इन विच द टैक्सॉन डिफर फ्रॉम इट्स एलाइज एंड फिगर्स विद डिटेल ऑफ स्ट्रक्चर। अब उस नाम को जब वैलिडली पब्लिश कर दिया गया तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन भी लिखनी चाहिए और डिस्क्रिप्शन के अंदर हर तरह से बताना चाहिए कि हमने रूल्स को किस तरह से फॉलो किया है। फॉर एग्जांपल अगर इतने रूल्स थे इसके या इतने प्रिंसिपल्स थे तो हमने कहाँ पे उसको फॉलो किया, और जहाँ पे हम नहीं कर पा रहे थे, जहाँ पे कोई भी इशू अराइज हो रहा था, वहाँ पे हमने रिकमेंडेशंस को किस तरह से फॉलो किया ताकि वो नाम मुकम्मल तौर के ऊपर एक लेगिटिमेट नाम हो, यानी कि वो एक्सेप्टेबल हो, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो और फिर उसकी वैलिड पब्लिकेशन भी आसानी से हो जाए। सिनोनिम्स और इनवैलिड नेम्स, हम देख लेते हैं कि सिनोनिम्स और इनवैलिड नेम्स क्या हैं। पहले हम लोगों ने देखा कि वैलिड नेम्स कौन से थे, वैलिडली पब्लिश्ड नेम कौन से थे, वो वाले नेम्स जिन्होंने सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया और फिर किसी स्पीशीज़ के लिए असाइन किए गए या किसी भी टैक्सॉन के लिए, वो हमारे पास वैलिडली पब्लिश्ड नेम है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इनवैलिड कौन से हैं। द फर्स्ट वैलिडली पब्लिश्ड नेम ऑफ अ स्पीशीज और अ टैक्सॉन becomes its valid name and first validly published name has precedence over names of same rank published later। इस बात से क्या मुराद है कि पहले वाला नाम जो पहले चूज़ किया गया है, जिसने पहले सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया और उनके अकॉर्डिंग ही किसी भी स्पीशी को या किसी भी टैक्सॉन को असाइन करने की कोशिश की गई, उस नाम को पहले तरजीह दी जाएगी उस नाम की निस्बत जो कि बाद में पब्लिश हुआ, चाहे वो सेम रैंक का हो। सेम रैंक से क्या मुराद है कि उसने भी सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया हो, डिस्क्रिप्शन उसकी भी उतनी ही स्ट्रांग हो जितनी पहले वाले की स्ट्रांग थी, कि किस तरह से उसने सारी की सारी रिकमेंडेशंस को भी फॉलो किया, रूल्स को भी, प्रिंसिपल्स को भी फॉलो किया। लेकिन पहली तरजीह किसको दी जाएगी, जो पहले वाला नाम था, जिस यानी कि डेट के लिहाज से देखा जाएगा कि पहले जो नाम वैलिडली पब्लिश हुआ उसी को चूज़ किया जाएगा बनिस्बत दूसरे वाले की। If the names are subsequently published for the same taxon, they shall become the synonyms or invalid names। अगर कोई और नाम सब्सिक्वेंटली का क्या मुराद है कि उसके बाद में अगर कोई एक और नाम पब्लिश कर दिया जाए उसी टैक्सॉन का या उसी स्पीशी का, और उसने भी सारे के सारे रूल्स को फॉलो किया हो, तो फिर हमारे पास वो इनवैलिड नेम बन जाएगा या फिर हम उसको सिनोनिम कह देंगे, लेकिन वो वाला नाम चूज़ नहीं किया जाएगा। चूज़ हमेशा वही वाला नाम किया जाएगा जो पहले पब्लिश किया जाएगा। फोर्थ रूल क्या है हमारे पास, टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स आर ट्रीटेड एज लैटिन। Scientific names of taxonomic groups are treated as Latin. The generic name and the specific epithet may be from the Latin or Latinized। इससे क्या मुराद है कि जितने भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स हैं उनको जब कोई नाम असाइन किया जाएगा साइंटिफिकली बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के अंदर, तो वो लातीनी ज़ुबान के अंदर होगा, लैटिन के अंदर होगा। जेनिक नेम से यहाँ पे क्या मुराद है, जो आम नाम है उसका जिसको चूज़ किया गया है उसके लिए, या फिर स्पेसिफिक एपिथेट, या फिर अगर उसका नाम असाइन किया गया है किसी उसकी खसूसियत की वजह से जो उसको दूसरे टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स से या फिर दूसरी स्पीशीज़ से डिफ़र कर रहा है, वो दोनों नाम हमारे पास लैटिन होंगे। The generic name should start with the capital initial letter and a specific epithet with a small initial letter। जो जेनरिक नेम है हमारे पास वो किसके साथ शो किया जाएगा, उसको लिखा जाएगा पहले कैपिटल लेटर के साथ, उसका इनिशियल लेटर जो है वो कैपिटल होगा, जबकि जो स्पेसिफिक एपिथेट का नेम है वो इनिशियल लेटर हमारे पास स्मॉल होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास रिटेंशन, चॉइस एंड रिजेक्शन ऑफ नेम्स। रिटेंशन से क्या मुराद है, बरकरार रखना। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पहले किसी स्पीशी को या जीनस को कोई नाम, साइंटिफिक नेम जो है वो असाइन कर दिया गया और वो
इंटरनेशनली जो है वो जाना भी जाने लगा, फेमिलियर हो गया वो वाला नाम। लेकिन लेटर ऑन ये देखा गया कि वो नाम किसी न किसी तरह से बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के रूल्स को या उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता। तो उसके साथ क्या किया जाना चाहिए, उस नाम को बरकरार रखा जाए या फिर ना रखा जाए। चॉइस से क्या मुराद है कि अब उसकी जगह पे हम कोई नया नाम चूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसका क्या क्राइटेरिया है, और अगर हम किसी नाम को रिजेक्ट कर देंगे तो उसका क्या क्राइटेरिया है। If in a binomial the specific epithet repeats the generic name, such as Meles meles, previous binomial for apple is known as tautonym। इससे क्या मुराद है, बायनोमियल के अंदर अगर बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर किसी भी जीनस का या किसी भी स्पीशी का एपिथेट और उसका जेनरिक नेम दोनों सेम हो जाएं, तो वो हमारे पास टॉटोनिम कहलाता है। और टॉटोनिम बॉटनी के अंदर कम्प्लीटली रिजेक्टेड है, उसको कभी भी इंटरनेशनली एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इसके अंदर उसने एग्जांपल दी है हमारे पास मेलस मेलस की प्रीवियस बायनोमियल फॉर एप्पल, कि एप्पल का जो हमारे पास प्रीवियस बायनोमियल नेम था वो मेलस मेलस था, और वो भी एक टॉटोनिम था, लिहाजा बाद में वो भी रिजेक्ट कर दिया गया और उसकी जगह एक नया नाम चूज़ किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हुआ क्या कि इसका नाम पायरस मेलस रखा गया। पायरस मेलस इसका नाम क्यों रखा गया कि जो इसकी जीनस थी वो कंसिडर की जाती थी कि किसी ना किसी तरह से पियर से मिलती जुलती है, लिहाजा इसका जेनरिक नेम और पियर का जेनरिक नेम सेम था। पायरस ही पियर का जेनरिक नेम था और पायरस ही एप्पल का जेनरिक नेम रखा गया। लेकिन लेटर ऑन देखा गया कि इसकी जीनस जो है वो डिफरेंट है, वो पायरस नहीं है बल्कि इसकी जीनस भी मेलस है। तो अब उसका स्पेसिफिक एपिथेट भी मेलस हो गया और उसका जो प्रीवियस हमारे पास जेनरिक नेम था, सॉरी जो न्यू जेनरिक नेम था वो भी मेलस हो गया। यानी कि ये दोनों हमारे पास सेम नेम हो गए, उसका स्पेसिफिक एपिथेट भी और जेनरिक नेम भी, जो कि एक टॉटोनिम था। और टॉटोनिम हमें पता है कि बॉटनी के अंदर कम्प्लीटली रिजेक्टेड है। अब लिहाजा इसके अंदर भी मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत थी। मॉडिफिकेशंस फिर किस तरह से की गई कि एक और स्पेसिफिक एपिथेट जो है उसको चूज़ किया गया। ये देखा गया कि एप्पल को किसी और तरीके से हम जो है इसका स्पेसिफिक एपिथेट चेंज कर सकते हैं किसी और खसूसियत की बुनियाद के ऊपर, तो फिर उसका नाम चेंज करके मेलस प्यूमिला रख दिया गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास टू स्पीशीज़। उसने कुछ हमारे पास रूल्स दे दिए हैं कि किन बेसिस के ऊपर हम लोग चॉइस कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं किसी भी नाम को। टू स्पीशीज़ विद सेम स्पेसिफिक एपिथेट कांट अकर इन सेम जीनस। एक ही जीनस के अंदर दो स्पीशीज़ ऐसी हों जिनके स्पेसिफिक एपिथेट नेम सेम हो, तो ऐसे वो एक ही जीनस के अंदर दोनों एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगर रूल्स को फॉलो किया जाए तो वो दोनों एग्जिस्ट नहीं कर सकती। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा सीन है कि उनमें से दोनों का स्पेसिफिक एपिथेट एक ही है, दोनों में से किसी का भी स्पेसिफिक एपिथेट और कोई खसूसियत हमें नज़र नहीं आ रही उसके अंदर, तो फिर उसको हम लोग होमोनिम्स का नाम दे सकते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए आप रिकमेंडेशंस आ गई हैं कि अगर उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, अगर उनका स्पेसिफिक एपिथेट दोनों का कोई और नहीं है, हैं भी दोनों एक ही जीनस के अंदर और हैं भी दो स्पीशीज़ अलग अलग, तो फिर हम उनको होमोनिम्स का नाम दे देते हैं। यानी कि हैं कि जीनस के अंदर दो स्पीशीज़ हैं और उनका स्पेसिफिक एपिथेट भी सेम है, तो हम उनको होमोनिम्स का नाम दे देंगे। The earlier valid name will be retained and the later will become its synonym। और इनके होमोनिम के साथ भी सेम रूल अप्लाई किया जाएगा कि पहले वाला होमोनिम जो पहले पब्लिश हो गया, वैलिडली पब्लिश हो गया, वही रहेगा और दूसरे वाला जो है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर दूसरे वाला हमारे पास सिनोनिम या फिर इनवैलिड नेम हो जाएगा। नेक्स्ट है जी वो कह रहा है व्हेन अ स्पीशी इज डिस्क्राइब्ड इन वन जीनस एंड लेटर ट्रांसफर्ड टू अनदर जीनस द स्पेसिफिक एपिथेट इफ लेगिटिमेट अकॉर्डिंग टू रूल्स मस्ट बी रिटेन्ड। इससे क्या मुराद है कि अगर हमारे पास एक स्पीशी है, वो पहले एक जीनस के अंदर थी, किसी एक जीनस के अंदर वो प्रेजेंट थी, लेकिन बाद में देखा गया कि नहीं नहीं ये वाली स्पीशी जो है ये किसी और जीनस से बिलोंग करती है, उसको किसी और जीनस के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो उसका स्पेसिफिक एपिथेट अगर तो लेगिटिमेट है, लेगिटिमेट से मुराद है कि अगर तो उसका स्पेसिफिक एपिथेट रूल्स के अकॉर्डिंग है तो फिर वो रिटेन्ड रहेगा, यानी कि वो बरकरार रहेगा, उसको फिर चेंज नहीं किया जाता। चाहे उसको हम लोगों ने एक जीनस से निकाल के दूसरी जीनस के अंदर भी ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन अगर उसका स्पेसिफिक एपिथेट लेगिटिमेट है, अकॉर्डिंग टू रूल्स है, तो वो बिल्कुल वैसे का वैसा रहेगा। इसके अंदर उसने एग्जांपल दी है जी क्राइजोकोमा एकोलिस इज नाउ ट्रीटेड एज विमोनिया एकोलिस। आप देख सकते हैं इसके अंदर क्राइजोकोमा यानी कि उसका जो जीनस नेम था, जेनरिक नेम था, वो चेंज हुआ है बाद में विमोनिया के साथ, जबकि जो उसका स्पेसिफिक एपिथेट नेम था एकोलिस, वो दोनों के अंदर रिटेन्ड रहा है, वो सेम रहा है, उसको हमने चेंज नहीं किया।
नंबर थर्ड पे वो कह रहा है जी, व्हेन टू आर more taxa of the same rank are united, the oldest valid name or epithet is selected. इससे क्या मुराद है, अगर हमारे पास दो टेक्सोनोमिक ग्रुप्स हैं, दोनों सेम रैंक के हैं, यानी कि दोनों बिल्कुल इक्वल लेवल के ऊपर जा रहे हैं, उन दोनों का नाम जो है वो भी पहले अलग से चूज़ किया गया उसका और दूसरे वाले का अलग से चूज़ किया गया, लेकिन बाद में देखा गया कि वो दोनों एक ही ग्रुप के अंदर मर्ज हो सकते हैं। अगर इस तरह से हो जाए, दोनों टेक्सोनोमिक ग्रुप्स को मर्ज करके एक ही टेक्सा बना दिया जाए, एक ही टेक्सोनोमिक ग्रुप बना दिया जाए, तो फिर उसके अंदर जो ओल्डेस्ट वैलिड नेम है उसी को सिलेक्ट किया जाएगा, या फिर ओल्डेस्ट जो भी उसका स्पेसिफिक एपिथेट था उसी को सिलेक्ट किया जाएगा। देख लेते हैं इसके अंदर, इफ द जेनरा सोलेनिया echinocarbus are united, the oldest one solenia would be the correct, other would be synonym. यानी कि दो टेक्सा थे हमारे पास, एक सोलेनिया था, दूसरा एकिनोकार्पस था, ठीक है, लेकिन उन दोनों को मर्ज करके एक ही टेक्सोनोमिक ग्रुप बना दिया गया। अब इसके अंदर देखा जाएगा कि सोलेनिया का नाम पहले असाइन किया गया था या एकिनोकार्पस का नाम पहले असाइन किया गया था। अगर तो सोलेनिया का नाम पहले असाइन किया गया, इसके अंदर उसने बताया कि सोलेनिया ही उसका नाम चल रहा है, तो इसका मतलब है कि सोलेनिया का नाम जो है वो पहले वैलिडली पब्लिश्ड था, लिहाजा इकिनोकार्पस जो है वो यहाँ पे सिनोनिम हो जाएगा या फिर इनवैलिड नेम हो जाएगा, और सोलेनिया जो है वो हमारे पास वैलिडली पब्लिश्ड नेम होगा। नंबर 6 पे हमारे पास रूल आ जाता है प्रायोरिटी ऑफ नेम्स, कि नाम जो है उनको किस तरह से तरजीह दी जाती है। देख लेते हैं इसको। प्रायोरिटी इज कंसर्न विद द प्रीसेंडेंस ऑफ द डेट ऑफ वैलिड पब्लिकेशन एंड डिटरमिन्स द एक्सेप्टेंस ऑफ वन ऑफ टू मोर नेम्स। इससे क्या मुराद है, वही वाली बात जो हमने पहले भी की थी कि डेट को देखा जाएगा कि किस डेट को कौन सा नाम वैलिडली पब्लिश किया गया। फॉर एग्जाम्पल, दो नाम हैं किसी एक स्पीशी के लिए, वो वैलिडली पब्लिश किए गए, एक 9 अक्टूबर को कर लिया गया और दूसरा 14 अक्टूबर को कर लिया गया। दोनों जो हैं वो हर तरह से रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे थे, हर लिहाज से एक्सेप्टेबल थे। तो फिर इसमें ये देखा जाएगा कि पहले कौन सा वैलिडली पब्लिश किया गया, तो ऑब्वियसली जो उसके अंदर 9 अक्टूबर वाला था उसी को तरजीह दी जाएगी और उसी को आप कह सकते हैं कि वही वाला उसका लेजिटिमेट नेम होगा। नेक्स्ट है जी, अ नेम इज सेड टू लेजिटिमेट इफ इट इज इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड इलेजिटिमेट इफ इट इज कंट्रेरी टू द रूल्स। लेजिटिमेट नेम कौन सा होता है, वही वाला जो अकॉर्डिंग टू रूल्स हो, यानी कि जिस नेम को अजाइन करते हुए सारे के सारे रूल्स को फॉलो किया गया हो वो लेजिटिमेट नेम होगा, और जिसके अंदर रूल्स को फॉलो ना किया गया हो या फिर किसी ना किसी तरह से तजाद मौजूद हो उस नाम के अंदर और रूल्स के अंदर, तो वो वाला नाम हमारे पास इलेजिटिमेट होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है जी, नोमिना कंजरवेंडा। इसको देख लेते हैं। सम स्पेसिफिक जेनरिक एंड फैमिली नेम्स आर कंजर्व्ड बाय एक्शन ऑफ इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेसेस called nomina conservanda. It assures that even some names are not the oldest legitimate names are used in preference to older names. इसके अंदर वो कह रहा है कि इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस की तरफ से कुछ नाम ऐसे हैं, कुछ फैमिलीज़ के या कुछ जेनरिक नेम इस तरह से हैं कि वो लेजिटिमेट नहीं है, यानी कि वो अकॉर्डिंग टू रूल्स नहीं है। जो हमारे पास करंटली पेरिस कोड के अंदर रूल्स हैं उनको वो फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी उन्हीं को चूज़ किया जाता है क्योंकि वो ओल्डर नेम्स हैं। तो ऐसे नाम जिनको इंटरनेशनली बोटेनिकल कांग्रेस की तरफ से कंजर्व किया जाता है, इस टर्म को हम लोग नोमिना कंजरवेंडा कहा जाता है, नोमिना कंजरवेंडा कहते हैं। इसके निस्बत अगर हमारे पास कोई लीगल नेम आ जाए, बाद में आ जाए, वो हर तरह से लेजिटिमेट हों, लेकिन फिर भी उनको चूज़ नहीं किया जाता बल्कि रिजेक्ट कर दिया जाता है कुछ नाम, क्योंकि वो पहले वाले ज़्यादा फेमिलियर हो चुके होते हैं, लिहाजा उन्हीं को हमेशा तरजीह दी जाती है, नए आने वालों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। नंबर 7 पे जो रूल है वो है रैंक्स ऑफ टेक्सा। हमें पता है कि टेक्सोनोमिक ग्रुप्स जो हैं उनके रैंक्स होते हैं, जिस तरह एक स्पीशी है वो बिलोंग करती है एक जीनस से, जीनस फैमिली से, फैमिली ऑर्डर से, ऑर्डर फिर सब क्लास से, सब क्लास क्लास से, सब डिवीजन क्लास जो है वो सब डिवीजन से, और सब डिवीजन डिवीजन से। अब इसके अंदर वो बता रहा है कि अगर हम लोग डिवीजन के अंदर कोई भी साइंटिफिक नेम असाइन करते हैं तो उसको किस तरह से एंड होना चाहिए। ये सारे के सारे नेम जो एंडिंग नेम है ये सारे के सारे लैटिनाइज्ड हैं, यानी कि लैटिन के अंदर है। इसको देख लेते हैं हम। द नेम ऑफ द डिवीजन शुड एंड इन फाइटा एक्सेप्ट इन फंजाई। अब वो कह रहा है कि किसी भी डिवीजन का जो नेम है वो एंड किस तरह से होना चाहिए कि उसके एंड पे फाइटा आना चाहिए, एक्सेप्ट इन फंजाई के, फंजाई के अलावा, यानी कि फंजाई के अलावा जितने भी प्लांट्स वगैरह हैं उनके केस में इस तरह होगा, फंजाई का केस एक्सेप्शनल है। नेक्स्ट है हमारे पास द सब डिवीजन शुड एंड इन फाइटिना
एक्सेप्ट इन फंजाई। इसके अंदर भी फंजाई का केस जो है वो एक्सेप्शनल है, लेकिन जो सब डिवीजन होगी किसी भी प्लांट की या किसी भी उसके स्पीशी या जीनस की, वो किसके अंदर एंड होगी, फाइटिना के अंदर। नेक्स्ट है जी हमारे पास द क्लास विल एंड इन ऑप्सिडा एक्सेप्ट इन एलजी एंड फंजाई। एलजी और फंजाई का केस जो है वो यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शनल होगा। बाकी जो क्लास है, किसी भी क्लास को अगर हम लोग कोई भी साइंटिफिक नेम असाइन करेंगे तो वो किसके साथ एंड होगा, ऑप्सिडा के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास सब क्लास, द सब क्लास इन डाई, द ऑर्डर इन एल्स, द फैमिली इन एसीआई, द सब फैमिली इन ओडियाई, द ट्राइब इन ईआई एंड द सब ट्राइब इन इनाई। इन सारी चीज़ों को जहन में रखना है कि जब भी हम लोग लिखने लगें कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के अंदर जो रैंक्स हैं, टेक्सा के डिफरेंट रैंक्स हैं, उनके अंदर नेम जो है उसको एंड किस तरह से करना है, तो इन सारे लेटर्स के साथ ही हम उसको एंड करेंगे। नेक्स्ट रूल हमारे पास आ जाता है जी सिटेशन ऑफ ऑथर्स नेम। एक ऑथर जो है वो अपना नाम किस तरह से लिख सकता है किसी भी साइंटिफिक नेम के अंदर, अगर उसने उसको असाइन किया है किसी प्लांट को या किसी भी स्पीशी को, या वो साइट कर सकता है उसको या नहीं कर सकता। सिटेशन से मुराद है हवाला देना। इसको देख लेते हैं कि बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर के अंदर इसका क्या रूल है। फॉर द इंडिकेशन ऑफ अ नेम टू बी एक्यूरेट एंड कंप्लीट, इट इज़ नेसेसरी टू साइट द नेम ऑफ द ऑथर हु फर्स्ट वैलिडली पब्लिश्ड द नेम। इससे मुराद ये है कि अगर कोई स्पीशी है या कोई भी प्लांट है जिसको नाम असाइन किया गया है, तो वो नाम एक्यूरेट तभी होगा जब उस नाम के साथ उस पर्सन का नाम भी आएगा, उस पर्सन के नाम का हवाला भी दिया जाएगा जिसने पहली दफ़ा उसको वैलिडली पब्लिश किया। किस तरह से लिखा जाएगा उसका नाम, इसको देख लेते हैं। ऑथर्स नेम इज़ पुट आफ्टर द नेम ऑफ द प्लांट एंड इज़ एब्रीवेटेड। फॉर एग्जांपल सोलानम निग्रम एल, एल फॉर द लिनस, एंड विंडोनिया आर्कनसेना डीसी, डीसी फॉर द एपीडिकेंडोल। इसके अंदर देख लेते हैं, वो कह रहे हैं कि ऑथर का जो नाम है वो प्लांट के नाम के बाद, प्लांट का नाम वो वाला जो उसने असाइन किया है, जो ऑथर ने असाइन किया है, उस नाम के बाद एब्रीवेशन के तौर पे लिखा जा सकता है। जिस तरह के सोलानम निग्रम है, सोलानम निग्रम हमारे पास एक प्लांट का नाम है। एल यहाँ पे किस चीज़ को शो कर रहा है, लिनस को, यानी कि उसके ऑथर के नाम को। सिमिलरली हमारे पास विरनोनिया आर्कनसेना है, ये भी एक प्लांट स्पीशी है। इसके बाद डीसी लिखा जाएगा। डीसी से क्या मुराद है, एपीडिकेंडोल। ये वो वाले पर्सन हैं जिन्होंने पहली दफ़ा वैलिडली पब्लिश किया उस नाम को। जो सेकंड थर्ड पे आएंगे या जो सिनोनिम्स होंगे उनके साथ उनके नामों के साथ उनके ऑथर का नाम लिखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जो फर्स्ट वैलिडली पब्लिश करेगा उस नाम को, उसके साथ ऑथर का नाम होना ज़रूरी है। नंबर थर्ड पे वो कह रहा है हमारे पास, व्हेन नेम्स आर पब्लिश्ड बाय टू ऑथर्स द ऑथर सिटेशन आर लिंक्ड बाय ईदर एंड और ईटी, ईटी फॉर एट in Latin, which means and. For instance, Opionita pollardi Brit et Rose for NL Britton and JN Rose। अगर कोई ऐसा नाम है जो दो ऑथर्स ने असाइन किया है किसी भी स्पीशी को या फिर किसी भी जीनस को, अगर वो साइंटिफिक नेम किसी दो ऑथर्स की तरफ से असाइन किया गया है, तो उन दोनों के नाम लिखे जाएंगे। दोनों का सरनेम हो सकता है। दोनों का सरनेम किस तरह से लिखा जाएगा कि उनके दरमियान में ई टी लिखा जाएगा। ई टी एट है जिसका लेटिन के अंदर मतलब बनता है एंड। इसी फॉर एग्जांपल एक प्लांट है अप्यूनिटा पोलार्डी। अब इसका नाम जो है ये हमारे पास दो ऑथर्स की तरफ से आया है। दो ऑथर्स कौन कौन से थे, एन एल ब्रिटन और जे एन रोज। अब ब्रिटन का नाम जो है वो भी आएगा, यहाँ पे ब्रिट लिख दिया गया है और ई टी किस चीज़ को शो कर रहा है, एंड को, और दूसरा नाम जे एन रोज का आ जाएगा वहाँ पे रोज। इस तरह से दो ऑथर्स का नाम भी एक वैलिडली पब्लिश्ड नेम के साथ शो किया जा सकता है या उसका हवाला दिया जा सकता है। लास्ट है जी हमारे पास टाइप कॉन्सेप्ट। टाइप कॉन्सेप्ट के अंदर हम एक चीज़ को डिटेल में देख लेते हैं, टाइप स्पेसिमन। टाइप स्पेसिमन बेसिकली क्या होता है, द मेथड रिक्वायर्स दैट द ऑथर ऑफ द स्पीशीज मस्ट डेजिग्नेट अ सर्टेन स्पेसिमन एज द टाइप ऑफ स्पीशीज। अब बोटेनिस्ट की तरफ से ये या फिर टेक्सोनोमिस्ट की तरफ से एक लीगल डिवाइस के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है कि किसी भी टेक्सॉन को करेक्ट नेम अगर हम लोगों ने असाइन करना है, तो उसके लिए ऑथर को क्या चाहिए कि वो एक स्पीशीज़ की टाइप के लिए एक ख़ास स्पेसिमन रखे। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने पहले आपको मॉथ की एग्जांपल दी थी कि सेक्रोपिया जो है वो किसी भी तरह के मॉथ को रिप्रेजेंट करता है। अब मॉथ हमारे पास सिंगल टाइप का नहीं है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट है, लेकिन उसका सिंगल स्पेसिमन कौन सा है, एक ख़ास स्पेसिमन कौन सा है, वो है सेक्रोपिया या फिर मॉथ। दिस इज़ नोन एज टाइप स्पेसिमन एंड इज़ अ सिंगल स्पेसिमन आर प्लांट ऑन अ सिंगल हर्बेरियम शीट। एक प्लांट का जो है डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ जो हैं
प्लांट की, उनको हम सिंगल स्पेसिमन के साथ किस तरह से शो कर सकते हैं कि उसका एक सिंगल स्पेसिमन हम लोग हर्बेरियम शीट के ऊपर प्रेजेंट कर दें, या फिर कोई भी एक ख़ास नाम लेके हम लोग उसको सिंगल स्पेसिमन के तौर के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह से, इसके अंदर उसने आपको एग्जांपल दी है, द जीनस एस्टर इज़ द टाइप जीनस फॉर द फैमिली एस्टेरेसियाई, कि एस्टर की जो जीनस है हमारे पास वो पूरी की पूरी फैमिली को शो करता है, एक पूरी फैमिली को शो करता है। इसका मतलब है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास स्पीशीज प्रेजेंट होंगी। इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट दैट मे डैमेज और डिस्ट्रॉय प्रिजर्व द बोटेनिकल स्पेसिमेंस, botanists have devised a system that is called for the acceptable subtitles that designates the several kinds of types. several kinds of types से क्या मुराद है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्पीशीज हैं, यानी कि सर्टेन टाइप्स ऑफ स्पीशीज जो कि ख़ास स्पेसिमन से शो किए जा रहे हैं। अगर कोई डैमेज हो जाता है या किसी तरह से हमारे पास प्रिजर्व्ड बोटेनिकल स्पेसिमन जो है वो ख़त्म हो जाता है, डैमेज हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है, कोई प्लांट था जिसको हम लोगों ने सिंगल हर्बेरियम शीट के ऊपर प्रेजेंट किया हुआ था एक पूरी टाइप ऑफ स्पीशीज़ के लिए, अगर वो ख़त्म हो जाता है तो बोटेनिस्ट क्या करते हैं, इसके लिए उन लोगों ने एक अल्टरनेटिव वे रखा हुआ है जिसको हम लोग एक्सेप्टेबल सबटाइटल्स कहते हैं। एक्सेप्टेबल सबटाइटल्स में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट काइंड्स होती हैं टाइप्स की, कौन सी टाइप्स की, स्पेसिमन टाइप्स की, और भी काइंड्स रखी होती हैं जिनको हम लोग चूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास एक्सीडेंटली कोई डैमेज या डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर एक टाइप स्पेसिमन हमारे पास ख़त्म हो जाता है तो हम लोग दूसरी तरह के टाइप स्पेसिमन्स को चूज़ कर सकते हैं अल्टरनेटिव के तौर के ऊपर। टाइप स्पेसिमन की कौन सी डिफरेंट काइंड्स हो सकती हैं उनको देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ दी होलोटाइप। होलोटाइप कौन सी है, दी स्पेसिमन डेजिग्नेटेड बाय ऑथर एज अ टाइप स्पेसिमन, एक ख़ास टाइप स्पेसिमन जो ऑथर ने चूज़ की किसी भी काइंड ऑफ स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो कौन सी है, होलोटाइप। नेक्स्ट वन इज़ आइसोटाइप, द डुप्लीकेट स्पेसिमन ऑफ अ होलोटाइप कलेक्टेड एट सेम प्लेस एंड सेम टाइम। हो सकता है कि ऑथर ने देखा हो कि अगर होलोटाइप हमारे पास किसी एक्सीडेंटल तरीके के अंदर लॉस्ट हो भी जाती है या हमें किसी भी तरीके से किसी दूसरी टाइप स्पेसिमन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो उसी टाइम के ऊपर उसी जगह से एक दूसरा सेम स्पेसिमन भी कलेक्ट कर लेता है। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, आइसोटाइप का। ऐसा जो टाइप स्पेसिमन होगा उसको आइसोटाइप का नाम दिया जाएगा। द थर्ड वन इज़ लेक्टोटाइप। लेक्टोटाइप क्या है, इट इज़ अ स्पेसिमन चूजन by a later worker from the original material studied by the author of the species when no holotype was designated or destroyed and lost। इसके अंदर क्या है कि अगर एक टाइप स्पेसिमन था हमारे पास, ऑथर ने उसको कोई नाम डेजिग्नेट नहीं किया, उसने सिर्फ स्टडी किया उसको, या फिर अगर उसने नाम डेजिग्नेट कर भी दिया है तो वो किसी ना किसी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया या फिर लॉस्ट हो गया, यानी कि अब ये ऑथर से डायरेक्टली बिलोंग नहीं करता। अब क्या होगा कि इसके अगर वहाँ पे कोई लेटर ऑन कोई और वर्कर आता है, वो आके उन्हीं चीज़ों को दोबारा से स्टडी करता है और वो कोई और स्पेसिमन हमारे पास उठा लेता है एज अ टाइप स्पेसिमन, तो वो वाला टाइप स्पेसिमन क्या कहलाएगा, लेक्टोटाइप कहलाएगा। नेक्स्ट है जी सेंट टाइप। इट इज़ वन ऑफ द टू और मोर स्पेसिमन्स cited by an author of the species when no holotype was designated। अगर हमारे पास दो या दो से भी ज़्यादा स्पेसिमन्स जो हैं वो ऑथर उनको चूज़ कर लेता है और किसी एक को भी एज अ होलोटाइप सिलेक्ट नहीं करता, किसी एक को भी एज अ होलोटाइप सेलेक्ट नहीं करता, बल्कि दो या दो से ज़्यादा स्पेसिमन्स को किसी एक ही तरह की टाइप ऑफ स्पीशीज़ के लिए डेजिग्नेट कर लेता है, तो इस तरह की जो टाइप स्पेसिमन होगी उसको हम क्या नाम देंगे, सेंट टाइप का नाम देंगे। नेक्स्ट है जी पैराटाइप। पैराटाइप में क्या है, इफ़ एन ऑथर साइटेड टू और मोर स्पेसिमन्स एज टाइप्स, द रिमेनिंग साइटेड स्पेसिमन्स आर पैराटाइप्स। इसके अंदर और सिन टाइप के अंदर बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है। सिन टाइप के अंदर क्या था, उसने दो या तीन से ज़्यादा स्पेसिमन्स जो हैं वो कलेक्ट कर लिए थे, लेकिन होलो टाइप उसने कोई भी डेजिग्नेट नहीं की थी। पैराटाइप के अंदर उसने होलोटाइप डेजिग्नेट कर ली है, लेकिन उसके अलावा भी उसके पास टाइप स्पेसिमन्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ टाइप स्पेसिमन्स हैं। अब जो रिमेनिंग टाइप स्पेसिमन्स रह जाएंगे उनको पैराटाइप्स का नाम दिया जाएगा, जबकि फर्स्ट वन जिसको उसने डेजिग्नेट कर लिया है वो होलोटाइप ही रहेगी। बिल्कुल ये माइनर सा डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। लास्ट है जी हमारे पास नियोटाइप। नियोटाइप क्या है, व्हेन ऑल द ओरिजिनल स्पेसिमन्स एंड देयर डुप्लीकेट्स हैव बीन लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, अ नियोटाइप में बी सिलेक्टेड। वही वाला केस जो हमने पहले देखा था कि कोई सभी फिर रैंडम जो है वो उठाया जा सकता है, कोई सभी रैंडम टाइप स्पेसिमन चूज़ किया जा सकता है। अगर हमारे पास बिल्कुल ओरिजिनल स्पेसिमन के सारे डुप्लीकेट्स जो हैं वो भी लॉस्ट हो जाते हैं, या फिर उसके डुप्लीकेट बिल्कुल एक था या दो थे और वो दोनों किसी ना किसी एक्सीडेंटल वे के अंदर डिस्ट्रक्शन हो गई है उन दोनों की,
तो हम कोई सा भी एक रैंडम उसके अंदर एक टाइप स्पेसिमेन चूज़ कर सकते हैं जिसको नाम दिया जाता है जिसको नाम हम नियोटाइप का दे सकते हैं।